ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਸ਼ੌਲਕ ਸ਼ਰਮਾ। ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਵੇਲੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਹਮ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਸੁਰਖੀਆਂ ਤੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਂਸਦ ਮਨੋਜ ਤਿਵਾਰੀ ਨੇ ਘੇਰੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਲਗਾਏ ਕਈ ਆਰੋਪ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਲਗਾਈ ਆਰੋਪਾਂ ਦੀ ਝੜੀ। ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਬੋਲੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ, ਕਿਹਾ ਸੀਮਾ ਪਾਰ ਤੋਂ ਰਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਗੜਬੜੀ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਂਸਦ ਮਨੋਜ ਤਿਵਾਰੀ ਦੀ, ਜੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਤੇ ਇਸੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਨੋਜ ਤਿਵਾਰੀ ਨੇ ਮੰਗਿਆ। भारतीय जनता पार्टी जितना पूर्वांचल के लोगों का सम्मान करती है उतना देश में कोई दूसरी पार्टी नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी चंडीगढ़ को मैं धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने पूर्वांचल के कैंडिडेट को मात्र पार्षद ही नहीं, पार्षद तो कई लोग बने, लेकिन इन्होंने डिप्टी मेयर भी बना के दिया और उसकी चर्चा हमारे गांव तक हो रही थी। तो मैं चंडीगढ़ भाजपा को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। अध्यक्ष जी हमारे साथ बैठे हुए हैं, पार्टी में भी उच्च पदों पर हैं और पार्टी में भी उच्च पदों पे हैं वो। इसलिए कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी साजिश के तहत अपने ही लोगों का विरोध करने लगे तो उसको उस पर नहीं जाना चाहिए। पार्टी बहुत इम्पोर्टेंट होती है भाई साहब, और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी, अब देखिए ना, मैं भी तो दिल्ली का सांसद हूँ, तो मैं बिहार का सांसद तो नहीं हूँ। तो पार्टी सम्मान दे रही है और पूरा हम बता देंगे कि हम चंडीगढ़ के हर पूरब के लोगों का सम्मान करते हुए पूरे चंडीगढ़ के साथियों को, क्योंकि हम तो लोगों को बांटने वाले हैं नहीं, वो दूसरे वाले बांटते हैं। अब देखिए, एक कन्हैया कुमार यहाँ प्रचार करने आया कांग्रेस का, जो कहता है भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, जो कहता है भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी जारी, और उसका स्वागत करने की कांग्रेस में है तैयारी। तो हम लोग जोड़ने में विश्वास करते हैं। ऐसी कोई घटना से मैं किसी को इधर उधर नहीं सोचना। दोगलापन है। एक शहर के, एक स्टेट के मुख्यमंत्री को अपने यहाँ की समस्या दूर करने के लिए दूसरे को ब्लेम करना पड़ रहा है। वो दिल्ली के मुख्यमंत्री है और दिल्ली की एमसीडी का पूरा वित्त दिल्ली सरकार से चलता है। दिल्ली में एक मेयर नहीं होता है, वहाँ 3 एमसीडी है। तो 3 एमसीडी के कारण सारा वित्त दिल्ली सरकार से आता है। और आपको जान करके दुख होगा कि जो 9,000 करोड़ प्रति वर्ष दिल्ली सरकार को देना होता है, उन्होंने पिछले 6 साल से रोक रखा है। कोर्ट से फटकार लग चुकी है मेरे भाई। उसके बाद भी सिर्फ इसलिए कि इसमें हम मोदी को बदनाम करेंगे। अरे भाई, स्टेट आपका, व्यवस्थाएं आपकी, आप यहाँ आकर के अगर वादा कर रहे हैं कि हम ये कर देंगे, तो अपने शहर में वो डंपिंग ग्राउंड ठीक कराना। क्या उससे दिल्ली के लोगों को, जिन्होंने आपको वोट दिया है, उनको नहीं मृत्यु हो रही? तो ऐसा कैसा व्यक्ति हो सकता है कि समस्या लोगों की और थोपता दूसरे के ऊपर, सारा बजट उनके पास? तब मैं बोलता हूं, ही इज बिहेविंग लाइक गोबल्स ऑफ जर्मनी। तब इस व्यक्ति के झूठ की हमें पोल खोलने के लिए अलग अलग प्रदेशों में जाना पड़ता है। मैं उनके वादे पर ये कहते हैं हम जगह जगह सीसीटीवी लगाएंगे। क्या दिल्ली में सीसीटीवी लग चुके हैं? क्या दिल्ली की सारी गलियां, सारे रोड सीसीटीवी से लैस हैं? आपको जान के आश्चर्य होगा, हम सांसद के रूप में 13 करोड़ की सीसीटीवी लगाए हैं। हमारे बगल के ईस्ट में गौतम गंभीर ने लगाए हैं, प्रवेश वर्मा ने लगाए हैं, रमेश बिधूड़ी ने लगाए हैं। इन सीसीटीवी को ही अपना बाहर जाके बता देते हैं। और अभी भी हम लोगों के लाख चाहने के बावजूद भी दिल्ली मात्र 20% सीसीटीवी से युक्त है। आप वहाँ लगा देते तो कहना अच्छा लगता वहाँ पे। और स्ट्रीट लाइट लगाएंगे। हमारे दिल्ली में
आपको बताऊं कि दिल्ली की गलियां अंधेरे में रहती हैं, इसलिए वहां अपराध का रेट भी इतना बड़ा है कि उससे पूरी दिल्ली त्रस्त है। अब तो चंडीगढ़ में हमने सुना है कि यहाँ इलेक्ट्रिक बस चलने लगी है, चल पड़े। यहाँ शायद 20 के आसपास इलेक्ट्रिक बस चल पड़ी है। मैं पूछना चाहता हूँ अरविंद केजरीवाल जी को कि एक भी इलेक्ट्रिक बस आप चला सकते थे 7 साल में दिल्ली में? नॉट अ सिंगल इलेक्ट्रिक बस। इसके कारण दिल्ली की हवा जहरीली, दिल्ली का पानी जहरीला और दिल्ली का पूरा माहौल जहरीला कर रखा है इन्होंने। मैं चंडीगढ़ को बधाई देता हूं, मैं अरुण जी को बधाई देता हूं कि इन्होंने इतनी 2 दर्जन के आसपास इलेक्ट्रिक बसें हो गई। मैं पढ़ रहा था कि आगे भी इसमें बहुत कुछ करना है। 80 बसें चलाएंगे, 80 बसें चलाएंगे, इनके तरफ से ये कहा गया है। आपको जान करके दुख होगा कि पिछले 7 साल में 4.5 लाख करोड़ का बजट दिल्ली सरकार के मुखिया ने सिर्फ अपना चेहरा देश में चमकाने में लगा दिया है। आपको जान के दुख होगा कि जब ये 40,000 का कोई काम करते हैं तो 16 करोड़ का ऐड देते हैं। ओहो, उन पानी को लेकर के आज दिल्ली यही कहती है ये पानी नहीं है, गटर का पानी है। अरविंद केजरीवाल जी बार बार 2013 में भी बोले 5 साल बाद हम खुद जमुना जी में डुबकी लगाएंगे। अब मैं उनको ढूंढता हूं तो दिल्ली छोड़ के भाग जाते हैं। मैं कहता हूं चलो हम तुम साथ ही डुबकी लगा लेते हैं। और स्थिति यह है कि आप सबके कैमरों ने देखा है कि ये आजकल जमुना जी को छुपाने में लगे हैं। छठ जैसे त्योहार को बैन किया कि लोग जमुना जी पे जा न पाए ताकि उसका नकाब पर्दाफाश न हो जाए। ਉਧਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜ਼ੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮਹਿਜ਼ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਉੱਪਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ। यहाँ भी हिमाचल के जो मुख्यमंत्री हैं और दूसरे इनके जो आला नेता हैं वो विचारण कर रहे हैं। हिमाचल में भी किया इन्होंने। अभी जो 4 हमारे उपचुनाव थे, एक मंडी लोकसभा और 3 विधानसभा, हमने महंगाई के मुद्दे पे, हमने बेरोजगारी के मुद्दे पे और कोविड के समय में जो भ्रष्टाचार हुआ वो पूरे देश में हुआ, खाली हिमाचल की बात नहीं। यहाँ भी कोविड सेस लगाया गया और उसका हिसाब किताब अभी तक जनता को नहीं दिया जा रहा कि वो पैसा कहाँ इस्तेमाल हुआ। हिमाचल में भी जो पैसा इकट्ठा हुआ मुख्यमंत्री राहत कोष में, उसका कोई हिसाब किताब जो है जनता को नहीं दिया गया। देश में पीएम केयर फंड बनाया गया जिसमें कोई पारदर्शिता नहीं थी। जो प्रधानमंत्री के पूंजीपति दोस्त हैं उन्होंने जो करोड़ों की धनराशि दी उसका खर्चा कहाँ हुआ वो आज भी प्रश्न चिन्ह है। कुल मिलाकर कोविड के समय में जो भ्रष्टाचार हुआ, लोगों की अनदेखी हुई, चंडीगढ़ में भी अनदेखी हुई, किसी की मदद नहीं हुई। इन मुद्दों को लेकर हमने हिमाचल में चुनाव लड़ा। एक तरफ सत्ता पक्ष, धन बल, केंद्र की सरकार, हिमाचल की सरकार, लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हिमाचल की जनता को कि हिमाचल की जनता ने इन चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बड़ी शिकस्त दी और हमने जनबल की ताकत से धन बल को हराया। और हमें मालूम है कि यहाँ भी पूरे साधन लग रहे हैं, लेकिन मुझे विश्वास है जो चंडीगढ़ की जनता है वो बहुत समझदार है, पढ़ी लिखी जनता है। यहाँ भी हम जनबल की ताकत से धन बल को हराएंगे और हिमाचल के लोग यहाँ भारी संख्या में, अब राणा जी यहाँ पर्यवेक्षक हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि हिमाचल में भी जहाँ भी पार्टी को
ज़रूरत होती हम इन्हें भेजते हैं और ये बेहतरीन यहाँ काम कर रहे हैं। मेरा हिमाचल के लोगों से भी ये निवेदन है कि जिस ढंग से आपने हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त दी, जो हिमाचल के लोग यहाँ रहते हैं, यहाँ वोटर हैं, उनसे भी मैं अपील करना चाहता हूँ कि वो इन चुनाव में कांग्रेस पार्टी के पक्ष में जो है मतदान करें। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਗਰਮਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਮਾ ਪਾਰ ਤੋਂ ਗੜਬੜੀ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਕੌੜੀ ਅੱਖ ਰੱਖੀ ਬੈਠੇ ਆ ਲੋਕ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੜੋਸੀ ਮੁਲਕ ਵਾਲੇ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਸੁਚੇਤ ਹੋਏ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਪਊਗਾ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਘਟੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤੇਜਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਧਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 32 ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮਰੀਜ਼ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਧਰ ਡਾਕਟਰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। पूरी करो 1 2 3 4 बंद करो ये अत्याचार, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 32 ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੜਤਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ 15 ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਈ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਅਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਪੋਸਟਪੋਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡਾਕਟਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ ਤੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਲਵਿਸ਼ ਗਰਗ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਇਉਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਤੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਪਰਤਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੀਜੀ ਕਾਉਂਸਲ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ पूरे मुल्क ਦੇ ਵਿੱਚ रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल जारी है। हमारी मीटिंग में यही डिसीजन लिया है कि जो हमारी स्ट्राइक है वो कंटिन्यूड रहेगी। 17 को नेशन वाइड सारी इमरजेंसी सर्विसेज विड्रॉ कर ली थी सारे रेजिडेंट डॉक्टर्स ने, जूनियर रेजिडेंट्स और सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर्स ने, तो हम भी नेशन वाइड डिसीजन के साथ ही चल रहे हैं। हमने 17 को सारी इमरजेंसी सर्विसेज विड्रॉ की थी, अभी भी हम वो कंटिन्यू रखेंगे। ये हमारी जो मीटिंग थी वो यही एड्रेस करने के लिए थी कि जो सरकार से हमने मांगे रखी थी, जिसको ऑलमोस्ट 20 डेज़ हो गए हैं, क्योंकि दिल्ली वाली स्ट्राइक 27 नवंबर से चल रही है, उसको 24 दिन हो गए हैं। अभी भी सरकार की तरफ से इन मांगों के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। जो हमारी मांगे हैं वो सिर्फ पब्लिक हेल्थ केयर के लिए ही थी, क्योंकि जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर्स की जो कमी है कि जो 2/3 डॉक्टर्स के साथ हम काम कर रहे हैं वो सारे देश के हेल्थ केयर के लिए सफिशेंट नहीं है। अभी सभी जगह पे कोविड के केसेस भी बढ़ने शुरू हो गए हैं। इंडिया में ही 107 केस आए हैं 18 दिसंबर को, जो कि हमें बता रहा है कि कोविड की नेक्स्ट वेव भी आने वाली है। कोविड की कोई भी वेव आई है जो पिछले 2 सालों में आई है, उस टाइम पे तो जो कमी रही वो अगर रही कुछ रिसोर्सेज की, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी रही, वो चीज़ें पूरी हो सकती हैं, लेकिन बिना डॉक्टर्स के तो कुछ भी नहीं हो सकता। जब हमारे पास लास्ट ईयर कोविड आया था तब हमारे पास 3 इयर्स ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स थे। अभी हमारे पास उसके सिर्फ 2/3 है। उसके बावजूद भी अभी तक, तब इवन उस टाइम पे हम लोग इतने ज़्यादा ओवरवर्क थे, तो नंबर ऑफ डॉक्टर्स जो थे वो कम थे और पेशेंट केयर उसकी वजह से भी पूरी नहीं, इवन हम इतना ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाते थे। अब आप बताइए, अब जब पेशेंट लोड फुल हो चुका है और दोबारा अगर कोविड की वेव आएगी तो पेशेंट्स के लिए डॉक्टर्स कहाँ से प्रोवाइड किए जाएंगे। तब हम पूरा टाइम ड्यूटीज़ करते थे, इवन सब लोग इतने एग्जॉस्ट हो चुके थे, हमें कोई ऑफ नहीं मिलता था, कुछ नहीं था, तब भी मैन पावर कम पड़ रही थी काम करने के लिए। अब आप खुद बताइए, जब अभी डॉक्टर्स की काउंसलिंग नहीं की जाएगी, जो 1 साल में डॉक्टर्स आने थे वो बिल्कुल ही नहीं आए हैं, तो अब नहीं आएंगे तो ऑब्वियसली और किल्लत होगी डॉक्टर्स की और पेशेंट केयर ही इन द लॉन्ग रन हम पर होगी। हम मानते हैं कि इस टाइम पे अगर आपको ये लग रहा है कि पेशेंट सफ़र कर रहे हैं, बट जो हम कर रहे हैं स्ट्राइक वो भी पेशेंट्स की भलाई के लिए ही है, क्योंकि इस चीज़ के लिए, जैसे डॉक्टर लविश ने कहा, स्ट्राइक करने की ज़रूरत होनी ही नहीं चाहिए। ये एक नॉर्मल प्रोसेस है जो हर साल होता है, बट वो सिर्फ गवर्नमेंट ने इसको इतना साइडलाइन कर दिया, हेल्थ केयर को इतना सेकेंडरी माना जाता है कि जिसकी वजह से ये नॉर्मल काउंसलिंग ही नहीं हुई और हमें इस चीज़ के लिए स्ट्राइक करनी पड़ रही है, जो कि एक नॉर्मल सी चीज़ है जो होनी ही चाहिए थी, चाहे जो भी कंडीशन होती है। इसका बुरा तो आई थिंक सबको ही लग रहा है, जेआरस को काफ़ी लग रहा है, बट हॉस्पिटल में और भी जैसे डॉक्टर्स होते हैं, सीनियर रेजिडेंट कंसल्टेंट्स, प्रोफेसर्स, तो उन्होंने स्टेप अप किया और वो हमको हेल्प कर रहे हैं इन अ वे। और
लाइक डायरेक्टली तो नहीं वो बोल सकते कि दे आर सपोर्टिंग अस, बट ये भी एक तरह का उनका सपोर्ट ही है। एंड दे ऑल्सो अंडरस्टैंड कि जूनियर रेजिडेंट्स पिछले 2 साल से ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। पीपीईज में काम करना बहुत टफ था। एंड हम लोग आए थे पिछले साल मई जून में, सब ज्वाइन किए थे। उसके बाद इस साल मई में नए बैच ने आना था, वो अभी तक नहीं आया है। एंड अब जो हमारे सीनियर्स हैं उनके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, उनका थीसिस का काम भी है, तो वो उसमें भी बिज़ी होंगे, उनको उसके लिए भी टाइम चाहिए। तो बेसिकली सिर्फ एक बैच रह जाएगा, मतलब 1/3 डॉक्टर्स रह गए एक तरह से। तो बहुत ज़्यादा प्रेशर वाली बात है जो इस वक्त ड्यूटी कर रहे हैं, स्पेशली जो इमरजेंसी में जो क्लिनिकल ब्रांचेस हैं वो तो पूरे ड्रेन्ड आउट हैं, ओवरवर्कड हैं। हम भी पैरा क्लिनिकल नॉन क्लिनिकल वाले जितना हम यूजुअली मतलब काम करते थे उससे बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। हमारी भी बहुत नाइट्स लग रही हैं एंड इट्स वेरी टफ फॉर एवरीवन, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली। एंड पेशेंट को सफ़र करना तो कोई नहीं देख सकता। सर्विस टोटली बंद है आपके द्वारा? कोई नहीं, सिर्फ जूनियर रेजिडेंट्स के द्वारा येस, बट बाकी डॉक्टर्स हैं वो देख रहे हैं इमरजेंसी सर्विसेज। ऐसा नहीं है कि पेशेंट्स को नहीं देखा जा रहा। एंड जब हमने अपनी सर्विसेज बंद भी की थी, ऐसा नहीं था कि एकदम से बंद कर दी थी, हमने पूरा नोटिस दिया था। एंड जो हमारे पेशेंट्स थे ऑलरेडी एडमिटेड थे वार्ड में, उनका पूरा ध्यान रखा गया था, उनकी ड्रेसिंग्स वगैरह सब टाइम पे हो रही थी। ऐसा नहीं है, और पेशेंट से भी पूछ सकते हैं। इस मौके ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਜੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਨਵਾਂ ਵੇਰੀਐਂਟ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਸ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਬੀਤੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਭਗਵਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪੁੱਜੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪੁੱਜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਘੱਟ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਰਣਜੀਤ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਲਦ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਤੇ 31 ਲੱਖ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਨਾਲ 4 ਹੋਰ ਆਰੋਪੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਰੁਕ ਮੌਸਮ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮਹੀਨਾ ਇੱਕ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਠੰਡ ਵੱਧਦੀ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਪਮਾਨ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ 18.7 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ 3.3 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਹੋਵੇਗੀ ਮੁਲਾਕਾਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।